नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 370 का जिन चिराग से निकलने का प्रयत्न किया जा रहा है। लगातार निकालने की कोशिश की जा रही। पहले दिन अवामी इत्तेहाद पार्टी ने राज्यपाल उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो तख्ती ली थी उसमें भी पहले नंबर पर लिखा हुआ था 370 को रिस्टोर किया जाएगा, 35 को रिस्टोरेशन ऑफ 35A एंड 370 ये लिखा हुआ था। आज सजाद गनी लोन ने वॉकआउट किया। सजाद गनी लोन ने वॉकआउट इसलिए किया गया कि जो तरमीम की उन्होंने वकालत की थी कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के अभिभाषण में ये चीजें इनकॉर्पोरेट की जाएगी। 7 चीजों का उन्होंने जिक्र किया था। 5 चीजों को दरकिनार करके उसके बाद इन्होंने जो 2 चीजें रखी है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि 370 और 35 पे चर्चा हाउस के अंदर होनी चाहिए। इसको लेकर के नाराज होकर के उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने का मतलब यह है कि पहले दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण का वॉकआउट किया गया अवामी इत्तेहाद पार्टी द्वारा, और दूसरे दिन पीसी के चीफ सजाद गनी लोन इस बात को लेकर के वॉकआउट करते हैं कि 300 हाउस के अंदर 370 पर चर्चा होनी चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोशिश की जा रही है, एक प्रयत्न और प्रयास किया जा रहा है कि 370 का जिन जो है चिराग से बाहर निकले। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सतर्क है और मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी नहीं चाहते हैं कि इस वक्त हमें दोस्ताना रिश्ते दिल्ली के साथ रखने, सरकार को चलाना है। इस कंट्रोवर्शियल इशू को दोबारा उजागर किया जाए। दोनों ही बीजेपी के 28 है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक हैं, तो ये चाहते हैं कि स्मूथली संचालन हो और सुचारू रूप से विधानसभा चले और बजट भी पेश हो। पहले हम बताते हैं सजाद गनी लोन ने वॉकआउट करके पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कहा, और उसके बाद साथ में बताएंगे आरएस पठानिया किस तरीके से कह रहे हैं कि अब पास्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। 370 एक पास्ट था, अब उस पर चर्चा करना पूरी तरह से व्यर्थ है। दोनों की टिप्पणी हम आपको बताते हैं। नहीं, अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, तो इसलिए हमने वॉकआउट किया है। वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए वो उनका अपना वो स्कीइंग विकिंग गए होंगे, वहाँ बहुत बर्फीली है। देखें, धारा 370 एक डेड लेटर है। धारा 370 एक दबा हुआ, अब एक कब्र में चला गया है। धारा 370 एक टेम्परेरी प्रावधान था, एक स्थायी प्रावधान था भारतीय संविधान में, जिसे भारत की दोनों संसदों ने उसको बरी किया है। उसके बाद भारत की जो सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना फैसला सुनाया है। तो हमारा मानना है कि इस गॉन चैप्टर पे और वो जाने के बाद इस पे बात करना, ना इसमें कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, ना कोई वैधता है, ना ही इसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी है। मीर सैफुद्दीन ने ये कहा कि विधानसभा सत्र में कि पाकिस्तान की सड़कें जो है वो बेहतर है, इसे किस तरीके? उनको जवाब दे दिया कि ये मार्क्स एक्सपंज किए जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये मार्क्स एक्सपंज किए जाएंगे हमारे असेंबली के रिकॉर्ड से। एक ऐसा देश, एक ऐसा स्टेट जिसके साथ हमारा लेना देना कुछ नहीं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तकरीबन 0 पे है। हमारी क्रिकेट टीम ने भी वहाँ जाने से मना किया है, और ये भारत के पूरे जनमानस का प्रवाह है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन ना रखें। उनकी तारीफ करना, उनके तारीफों के पुल बांधना, तो मुझे लगता है ये ना सिर्फ गलत है बल्कि इसकी वैधता और इसकी संवैधानिकता भी गलत है। और भारतीय संविधान के तहत जिन्होंने शपथ ली है और वो विधायक अगर ऐसी बात करेंगे, इसकी और भी जिसे कहते हैं एक इसका इम्पैक्ट और भी बढ़ता है। इस प्रकार की पुकार उठना कितना गंभीर आप समझते हैं? मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन करे, उमर अब्दुल्ला एक्सप्लेन करें कि उनका स्टैंड क्या है पाकिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान के लिए प्रेम अपना शुरू करना। आई डाउट कि पाकिस्तान शुड एक्सप्लेन, सॉरी, उमर अब्दुल्ला शुड एक्सप्लेन। वेल दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से सजाद गनी लोन ने कहा, फिर वो आरएस पठानिया हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि अब ये गॉन केस है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर भी लग गया, 370 पर चर्चा करने का कोई रेलेवेंस यानी औचित्य नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में कहा था जब सत्र शुरू होने से पहले ही कि कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खुल करके खेलेगी। उनके पास मात्र 3 विधायक हैं और 3 विधायक खुल करके ग्रिल करने का कोशिश करेंगे, घेरने की कोशिश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ऐसा ही वो किया भी जा रहा है।
बार बार ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक हाउस की कार्रवाई में जवाब दे, यानी 35 से और 370 पर चर्चा होनी चाहिए। ये बार बार वाहिद परे कह रहे हैं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आज देखते हैं वाहिद परा का क्या कहना है। आई थिंक हर दिन जो इस असेंबली का वो महत्वपूर्ण है, हालांकि ये कमज़ोर असेंबली है, लेकिन बिकॉज history has been erased of Jammu and Kashmir in last 6 years. So this is important that every day we spend in this assembly is a mark to remember our history, our constitution, our flag, everything that has been snatched from the people of Jammu and Kashmir, or it's a process of restoring our rights and our constitutional guarantees. तो हमारी कोशिश होगी कि कल जो इस डॉक्यूमेंट्स में मिस हुई चीज़ें हर दिन असेंबली में हम उनको याद दिलाएं। उमर साहब जिसके पास एक बड़ी बहुमत है और अपोजिशन के लीडरान जो भी है, कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेकर जो अनसर्टनटीज़ जम्मू कश्मीर की आवाम में है, चाहे वो ज़मीन को लेकर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को लेकर है, चाहे वो रोज़गार को लेकर है, हमारी कोशिश होगी कि हम हर दिन उनको याद दिलाएंगे। आवर क्वेश्चन टू उमर साहब इज़, आर यू ऑन विच साइड ऑफ द हिस्ट्री आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, आर यू विद योर प्रॉमिसेस और विद योर पॉलिसीज़, आर यू विद पीपल और विद पावर, आर यू विद बीजेपी। अगर कल इस डॉक्यूमेंट को जो उमर साहब की गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, जो एलजी साहब कल पढ़ा, अगर इस डॉक्यूमेंट की तारीफ़ें सुनील शर्मा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि ये मोदी जी का विजन है, और उस विजन की वजह से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आपका विजन था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विजन कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर पार्टीज़ का जिस मैनिफेस्टो हमने इलेक्शन लड़ा, प्रिजनर्स की बातें, नौजवानों की बातें, FIRs की बातें, पासपोर्ट्स की, वेरिफिकेशन की, जॉब्स की, रिजर्वेशंस की, लैंड की, तो मेन इश्यूज़ जो जम्मू कश्मीर में है उस पर कौन बात करेगा अगर इसमें वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। वेल को आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से वाहिद परा लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी डॉक्यूमेंट जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि सोच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, बताना होगा उमर अब्दुल्ला को कि उनकी सोच क्या है। चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और नीलोफर मसूद NC की, राजीव कोल सराफ कांग्रेस के प्रवक्ता है, रफीक राथर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इन सब से हम चर्चा करेंगे कि आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन की सदन की कार्रवाई को कैसे आंकलन करते हैं, कैसे देखते हैं। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी के पास। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आई एम ऑडिबल फॉर यू? चलिए डॉक्टर ताहिर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको बताते चले कि सजाद गनी लोन ने 370 के मुद्दे को लेकर के, 35 के मुद्दे को लेकर के आज वॉकआउट किया। इससे पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी ने वॉकआउट किया था संबोधन को लेकर के, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के अभिभाषण को लेकर के उन्होंने वॉकआउट किया था। और आज जिस तरीके से सज्जाद गनी लोन ने वॉकआउट किया है तो लगता है 370 का जिन आहिस्ता आहिस्ता चिराग से निकल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते हैं कि इस विवादास्पद मुद्दे पर, हालांकि NC के लोग खुल करके नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग खुल करके बोल रहे हैं कि अब ये पास्ट हो चुका है, गंगा गई अस्थियां वापस नहीं आया करती हैं। ये बार बार इस तरह का जिक्र करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दूसरा दिन था, गहमा गहमी शुरू हो गई। हालांकि पहले जो प्रश्नकाल होता है वो स्मूथली चला, सिर्फ एक सवाल को लेकर के जो PHC से जुड़ा हुआ सवाल था, उस सवाल को लेकर के कहीं ना कहीं एक IAS अधिकारी द्वारा आरोप लगाया गया था, जल मिशन में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, उसको हाउस कमेटी बनाने की डिमांड की है। एक हाउस कमेटी गठित करने की मांग की गई है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने हाउस कमेटी गठित करने की डिमांड की थी, लेकिन फिलहाल बड़े स्मूथली ये चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हंगामेदार सत्र होने वाला है। एक और जो मुद्दा खुलकर के सामने आया, मीर सैफुल्ला और नज़ीर गुरेजी ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं उस पार ज़्यादा तरक्की, POK की ज़्यादा तरक्की का जिक्र किया था, और उस पार की तरक्की को जो लेकर के जो बयान इनका आया है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और भाजपा के लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं इनको सीधे तौर पर कहा कि इन शब्दों को प्रोसीडिंग से हटाया जाए। पहले हम बताते हैं कि मीर सैफुल्ला ने क्या कहा पत्रकारों से, किस तरीके से मीर सैफुल्ला ने पत्रकारों के सामने अपनी सफाई दी कि हमने उस पार का कोई जिक्र नहीं किया है। जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो डेवलप्ड है और पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है, वो अभी तरक्की कर रहा है।
आइए देखते हैं मीर सैफुल्लाह ने क्या कहा है। कोई ऐसी बात नहीं हुई जो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं। कहा जा रहा है कि आपका एक बयान है जिसमें आपने साफ तौर पे पीओजेके को कंपैरिजन किया अपने इलाके से। कहीं भी मैंने एक्सपेरिजन नहीं किया। कंपैरिजन मैंने कहीं पे नहीं किया। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। There is no comparison at all. India is a developed country, big country, strong country, economically and in all respects. India is very strong. Pakistan is a weak country, underdeveloped country. We can't compare between Pakistan and India. वो नहीं है। मैंने ये कहा कि उनके उस इलाके से हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए। ये मैंने कहा, इसमें कौन सा कंपेरिजन। चलिए, डॉक्टर ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर ताहिर। नीलोफर मसूद एमसी से ताल्लुक रखते हैं, राजीव कोल सराफ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, रफीक राथर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आप सबका स्वागत है और शुरुआत मैं करूंगा डॉक्टर ताहिर से। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर 370 का जिन चिराग से निकला है। कल तो अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अभिभाषण के दौरान बाइकॉट किया था और उनके पहले प्लेकार्ड पे टॉप पे लिखा हुआ था रिस्टोरेशन ऑफ 35A1 370, और आज सज्जाद गनी लोन आपने दिखा दिया। क्या कहेंगे आप? बड़ी बदकिस्मती है असेंबली में इस तरह के सवाल उठाना, क्योंकि अगर असेंबली की बात की जाए और एमएलए की बात की जाए, बार बार 370 की जब बात की जाती है तो मुझे लगता है कि आज कश्मीर का अवाम 370 को भूल चुका है। और कश्मीर के अवाम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन लोगों को इस चीज का एहसास हो चुका है कि 370 जाने के बाद कश्मीर के अंदर कितना बदलाव आया। एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब टूरिज्म की बात करते हैं कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से कितने लोग कश्मीर के अंदर आए। एक तरफ से डेवलपमेंट की बात की जाती है और फिर उन चीजों की बात की जाती है जिसे आज के दौर में जमीनी सतह पे एक रहने वाला कश्मीरी 370 को वापस नहीं चाहता है। उसने देख लिया है कि 370 के टाइम पे कश्मीर कैसा था और आज कश्मीर कैसा था, क्योंकि नए कश्मीर का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे है। प्रधानमंत्री साहब का ख्वाब पूरा हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान इस चीज को मानता है कि हकीकत में अगर जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है तो 370 के बाद आया है। अभी आपने एमएलए का बयान सुन रहे थे, असेंबली के अंदर उन्होंने उस पार की बात की और बाहर आके जो बयान दे रहे हैं मीडिया को, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा था, इसको दूसरी ढंग से किया गया। तो इस तरह की सियासत मत करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं असेंबली के सेशन के, इसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है एक दिन में, और मुझे लगता है कि उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सवालों पे बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। रफीक राथर जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। रफीक जी, आप मुझे लगता है सहमत नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी से, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। जी रफीक साहब। नहीं, चौधरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या करें, इनकी पार्टी की मजबूरियां हैं। ये स्पोक्स पर्सन है, बात करनी है इनको, वरना मैं इनको याद दिलाऊं। ये कह रहे हैं कि कश्मीर बदला है। जरा इनसे पूछे कि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। जरा इनसे ये पूछे कि 33% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो नेशनल एवरेज है 19%, उससे ज्यादा है। और ये तारीख का एक हिस्सा है और तारीख में ऐसी कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रही है जिसको ये कह रहे हैं कि बदलाव आया है। इनसे ये कह दीजिए कि जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी बिजली प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वहां पर क्राइसिस क्यों है। जम्मू का हाल इनसे पूछे, मैं तो चंद दिन कबल ही जम्मू से आया हूं, वहां पूछें वहां बिजली का क्या हाल है। कश्मीर की तो आपको पता है, यहाँ पर लोग तरसते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर कितने लोगों को इन्होंने पावर्टी लाइन से बाहर लाए, जरा मुझे डेटा बताएं। तो इस तरह की हवाई बातें करना कि बदलाव आया है, बदलाव आया, एक नैरेटिव बनाया गया सारे मुल्क में, 370 हटाकर जी जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाया गया। अब ये देखें, ये टूरिज्म की बात करते हैं और बार बार कहते हैं कि टूरिज्म फ्लो है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपके जो स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर आपका ही माना जाए और यहाँ पर करोड़ों टूरिस्ट आए हैं, तो मुझे जरा बताइए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हुआ। अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 80 में था, 90 में था, तो इतने जो टूरिस्ट आए वो अकोमोडेट कहाँ हुए, वो कहाँ सोए थे जी।
वो फ्लाईओवर के नीचे सोए थे क्या? ब्रिजेस के नीचे सोए? यानी आप फालतू ये में कहते सोए हैं थे कि क्या? जो टाल जब क्लेम किया जा रहा है, जब- राठौर साहब, जो टाल क्लेम किया जा रहा है, आज ही एक सवाल में यही कहा गया कि 2 सालों में 4 करोड़ 48 लाख टूरिस्ट आए हैं। ये बिल्कुल फेक फिगर है। नहीं, मैं फिगर की बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको वैष्णो देवी में जो आ रहे हैं यात्री वो भी जोड़ रहे हैं, जो अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनको भी जोड़ रहे हैं। तो वो सब जोड़कर अगर आप एक फिगर सामने लाते हो, सबको टूरिस्ट कहते हो और सबसे आप ये एक्सपेक्ट करते हो वो आपके शिकारा में ठहरेंगे, वो आपके होटल में ठहरेंगे, वो आपके गुलमर्ग और पहलगाम और दूसरी जगहों पर जाएंगे और रोजगार, ये ऐसा नहीं होता है। देखिए विनोद जी, टूरिज्म पहली बार यहाँ नहीं हुआ है। जब 2019 को जब एब्रोगेशन आर्टिकल, उससे पहले भी यहाँ टूरिज्म था, कभी ज्यादा था, कभी कम था, कभी हालात की वजह से कम होता था। हम मानते हैं कि हालात में कुछ बेहतरी आई है लॉ एंड ऑर्डर में, उससे हो सकता है कि कुछ इंक्रीज होगा, लेकिन इसको इस तरह से पेश करना है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से बदलाव आया है कि शायद ही कोई रियासत है। आप इसके यहाँ के स्टैटिस्टिक्स को आप दूसरी रियासतों से जोड़े, एम्प्लॉयमेंट को जोड़े, इंडस्ट्रियल सेक्टर को जोड़े, पर कैपिटा इनकम को जोड़े, जीडीपी को जोड़े, सबको मिलाकर मुझे बताइए कहाँ कहाँ कर बेहतरी है, तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर बदलाव आया है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को आपने गहरे हद में धकेल दिया है, आपने इसको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली इसको तबाह करके रखा है। चलिए इसको बाहर लाने की कोशिश, और मेरी उम्मीद है आप नीलोफर जी से जानना चाहते हैं। नीलोफर जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के 28 लोगों से इतना खतरा नहीं है जितना आपको ये पीसी से खतरा है, अवामी इत्तेहाद से खतरा है, यहाँ पे पीडीपी के 3, वो बार बार पूछ रहे हैं आपसे। आज भी वाहिद परा ये कह रहे थे कि जो मैनिफेस्टो है उस पर तो काम कीजिए। मैनिफेस्टो में तो आपने 370-35 की बात की थी, अब आप यू टर्न ले चुके हैं और सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। जी नीलोफर जी। नीलोफर जी, आपने म्यूट किया हुआ मोबाइल, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपकी आवाज हमारे तक आ नहीं रही है। जी विनोद जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया हुआ है। जहां तक रही बात मैनिफेस्टो की, आपने भी मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये पहली पार्टी थी, रियासत नहीं मैं कहूंगी, यूटी में, जिन्होंने मैनिफेस्टो अपना लोगों के सामने रखा। और उस मैनिफेस्टो में हमने क्लियर शब्दों से लिखा हुआ है कि जो जद्दोजहद 370 को हासिल करने की है, पॉलिटिकल जद्दोजहद, ये हमारी बरकरार रहेगी और हम इसको आगे चलाएंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में वहां पर लिखा हुआ है। रही बात हमें खतरा किससे है किससे नहीं है, मुझे नहीं लगता है 3 आदमी जो हमारे इसमें असेंबली में बैठे हुए हैं, जिनको लोगों ने चुनकर लाया है वहां पर, वो कोई खतरा का सबब बन सकते हैं। क्योंकि जो बातें वो करते हैं, जो बिले वो लाते हैं, या जो भी वो बात करते हैं, वो हमारे ही मैनिफेस्टो से वो आकर्षित होकर वो चीजें सामने रख रहे हैं लोगों के। फिर वो ड्रामाबाजी करना, बाकी चीजें करना, ये अपोजिशन का काम है, वो करते रहते हैं, तो चलता रहता है। रही बात अभी मेरे भाई यहाँ पर ताहिर साहब बैठे हुए थे, नए कश्मीर की बात कर रहे थे। नए कश्मीर में अगर हम देखते हैं, इसमें डिलिमिटेशन भी हुई नए कश्मीर में। उस नए कश्मीर में ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो हिस्सा, और उसके लिए 24 सीट्स रिजर्व की गई है इस असेंबली में। तो अगर उन लोगों की भी बात कोई करेगा, मैं ये नहीं कहती कि डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया, लेकिन अगर हम उन लोगों के हालातों की बात करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 24 सीटें जो है हमारी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व है, नंबर 1। नंबर 2, रही बात नए कश्मीर में है क्या, मुझे नहीं लगता है कि जो नेशनल हाईवेज है, जो इसको मैग्निमाइजेशन करना, फिर टनल बनाना, फिर रेल के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, उसको आप रियल डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्योंकि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो है 1980 से चली आ रही है, 85-87 से चली आ रही है, जो आगे कंप्लीट अभी तक भी उनमें कंप्लीशन नहीं हुआ है, वो चल रहा है। कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ उसमें कोई शक नहीं है कि पेशरफ्त अगर कहीं ज्यादा तादाद में काम हो गया है, वो बीजेपी की सरकार में हो गया। वजह इसलिए क्योंकि सेंटर में वो बैठे थे, और स्टेट जब रियासत हमारी थी उस वक्त इनकी हुकूमत थी, थोड़ा उसमें काम ज्यादा हुआ है, हम उस चीज को नकारते नहीं है। अब रही बात कि अगर हम कंपैरिजन अपने ही हालातों का करें, तो उस कंपैरिजन को आप देख लीजिए, प्री 370 और पोस्ट 370,
आपने जब शुरुआत की इस प्रोग्राम की, आपने कहा जिन निकल आया है 370 का। देखिए ये जिन जो था ये हमने आइन में नहीं लाया था। हम आइन की हमें रेस्पेक्ट करनी है, एक डेकोरम और एक डिग्निटी जो हमारे आइन के साथ है, तो उसको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कोई प्रोविजन है ये जिन बनकर आया है, आप रगड़ रहे हो चिराग को, ये जिन हमारे सामने आ गया। तो थिंक टैंकर्स ने ही ये 370 हमारे आइन में लाया था, और जब इस 370 को खत्म किया गया उसके बाद आप देख लीजिए हमारी डेवलपमेंट कहाँ पहुंची है। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मेरे यहाँ पर पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव राथर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने सही कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आप देख लीजिए, और कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो लेबर क्लास का सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हमारे हैं, चाहे वो टूरिज्म है। बिल्कुल सही बात है कि टूरिज्म में थोड़ा बहुत इजाफा हो गया, लेकिन वो इजाफा इसलिए भी हो गया क्योंकि जो हमारे पिलग्रिम्स होली श्राइन पर जाते हैं उनको भी आप ऐड करते हैं। अगर आप कंपैरिजन 2014 का आज के साथ करेंगे या लास्ट ईयर के साथ करेंगे, उस वक्त भी 1 करोड़ पार हो गया था। उसमें जो आंकड़े थे वो जो पिलग्रिम्स के थे उनके साथ नहीं मिलाए गए थे। तो अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन उपलब्धि तब हमें गवर्नमेंट की समझ आती है जब आपने युवा को लेकर कोई यहाँ पर इंडस्ट्री खोली हो, इंडस्ट्रीज में उनको जॉब्स मिले हो, या कोई ऐसी स्कीम। नीलोफर जी आपको रोकूंगा मैं। राजीव साहब जी के पास जाना चाहूंगा, उनको भी मौका नहीं मिला है। राजीव जी, क्या ये जो फिगर बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर बदला है, पिछले 2 सालों में 4 करोड़ यानी 4.5 करोड़ के करीब पर्यटक आए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर ताहिर कहते हैं कि कश्मीर बहुत बदल चुका है। धन्यवाद विनोद जी। बड़े अजीब से हालात हैं आज मेरे शहर के, बड़े अजीब से हालात हैं आज मेरे शहर के, थम गए हूं जैसे लम्हात आज मेरे शहर के, कौन अपना है गैरों में गैर अपनों में, कसौटी पे खड़े हैं जज्बात आज मेरे शहर के। विनोद जी, जहां तक तो टूरिज्म की बात की, ये तो पहले ये बता रहे हैं, सारा पता है कि मुझे एक राइट मिलता है, एक बात करने का अधिकार मुझे है। जज्बात शहर के रुकेंगे ही, क्यों नहीं रुकेंगे? जब दिल्ली में आपको शून्य आता है तो स्वाभाविक सी बात है जज्बात भी रुकेंगे, बात भी रुकेगी। चलिए प्लीज। देखिए अभी इस बात पे आप आएंगे तो वो ट्रम्प साहब की बात पे मैं आ जाऊंगा कि आपकी वोटिंग परसेंटेज जो आपने बढ़ाई है और जो ईवीएम हैकिंग हुई है वो एक मुद्दा है, उस पे भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं इस बात पे आता हूँ कि जहाँ टूरिज्म की ये बात करते हैं, मैं मानता हूँ टूरिज्म आया होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन ये रोजगार में नहीं आता, ये अपॉर्चुनिटी में आता है। आपको कोई टूरिज्म आ गया, अच्छा फ्लो आ गया, लोग आ गए तो 4 पैसे लोगों ने कमाए, बट इसको रोजगार नहीं कहते। रोजगार वो होता है जहां आपको 30 तारीख को आपके एग्जैक्ट अकाउंट में क्या आपको 30,000 महीना, 40,000 महीना, 1 लाख महीना, दैट इज कॉल्ड रोजगार। ये है अपॉर्चुनिटी। है तो चाय वाला भी पैसे कमाता है, पकोड़े वाला भी कमाता है, बट उसको हम रोजगार में नहीं गिनते। 4 दिन कर्फ्यू लग गया, 2 दिन सिविल कर्फ्यू हो गया, या कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इसको हम, या कभी हड़ताल 3 दिन चली गई तो उस पे नहीं आता। दूसरी बात जहां तक मैं ये कह रहा हूं कि टूरिज्म की बात है, ये टेररिज्म की बात है, टेररिज्म का ग्राफ तो वाकई देखने सुनने में तो गिरा है, लेकिन जब हम देखते हैं कभी यहाँ सुंदरबनी में हमला हो गया, अभी 4 दिन पहले की बात है, मतलब आर्मी वालों ने पे हमला हो गया, फिर आपके कहीं रियासी में होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं, और श्रीनगर में जो लोग रह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो डर के माहौल में रह रहे हैं, मतलब उनकी घबराहट उनकी अभी गई नहीं है। तो आप कहोगे आप बड़े बड़े, अगर इतना कुछ है तो चप्पे चप्पे आर्मी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आर्मी को फ्री करो, कहीं और का काम देखें। जब आपकी सारा ही सब नॉर्मल है तो फिर आर्मी रखनी किस लिए? फिर भी चलिए डॉक्टर ताहिर ये कह रहे हैं कि जो भी चेंज दिख रही है वो कॉस्मेटिक है, डर के माहौल में कश्मीर जी रहा है। एक तो तरफ आप कहते हैं कि हालात सामान्य है, दूसरी तरफ आप स्टेटहुड का दर्जा भी नहीं देते हैं। जी डॉक्टर ताहिर। देखिए विनोद जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने दौरे हुकूमत के अगर टाइम याद करे तो कश्मीर में क्या कुछ होता था। कश्मीर बदला है, हकीकत में बदला है। ये चीज कश्मीर की सरकार
सरकारें भी जानती हैं, पुरानी सरकारें भी जानती हैं और आज के मुख्यमंत्री साहब भी जानते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है। लेकिन बदकिस्मती उन लोगों की है जो आज पावर में नहीं है। मैं सीधी सी बात करूंगा, चाहे उसमें पीडीपी हो, चाहे कश्मीर के दूसरे रीजनल लीडर्स हों, जो जमीनी सतह पे अपना वजूद खो चुके हैं, और उसमें कांग्रेस को भी हमें गिनना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्दशा पूरे देश में हो रही है वो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम है, गांधी परिवार की प्रॉब्लम है। लेकिन बदकिस्मती है कि कांग्रेस के लोगों को, पीडीपी के लोगों को, कश्मीर के लोगों की खुशहाली नहीं नजर आ रही, कश्मीर की डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। आज कश्मीर में लोग रात के 10:30-11 बजे तक घूमते हैं, वरना वो कश्मीर होता था कि दुकानें खुलती नहीं थी। वो इनके दौरे हुकूमत की बातें थी जी। 2014 के बाद कश्मीर के अंदर बदलाव आना, पूरे देश ने उसको सराहा है, पूरे देश ने उसको विटनेस किया है और कश्मीर के लोगों ने भी किया है। आज कश्मीर खुला रहता है, स्कूल कॉलेजेस खुले रहते हैं, बाजार खुले रहते हैं। ये अगर आप एक कश्मीर के आवाम को जाके पूछोगे तो इस चीज की बात वो कहेगा। लेकिन ऊपर पीडीपी की अपनी मजबूरियां हैं, सजाद लोन साहब की अपनी मजबूरियां हैं और कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं। मुझे लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को जब कोई अच्छा काम होता है तो उसको सराहना करनी चाहिए। उमर साहब के आप बयान देखिए, वो इस चीज को सराहना करते हैं और उन्होंने की भी, हर जगह पे उन्होंने की। उन्होंने क्या वाकया हकीकत में जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है। अब ये लोग कहते हैं जी एनसी की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की मजबूरी है, उमर साहब ये करते हैं, उमर साहब वो करते हैं। ऐसे नहीं होता। उनको कश्मीर के लोगों ने बहुमत दिया है और वो सीएम बने हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हम लोग अपोजिशन में हैं और अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी जम्मू कश्मीर में तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। चलिए रफीक राथर साहब, आप पर यह आरोप लगता है कि आप डेलिबरेटली सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न करते हैं। कल परसों ही महबूबा मुफ्ती ने यह कह दिया कि कहीं ना कहीं 13 जुलाई को हम छुट्टी के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे कि दोबारा छुट्टी बहाल की जाए। लीकर पॉलिसी का आप बात करते हैं, आप कहते हैं जो लोग जिस जगह पर ठहरे हुए हैं उन सरकारी जगह को उनको मालिकाना हकूक दे दीजिए। तो एनसी को लगता है कि कहीं ना कहीं चलती हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एनसी इन मुद्दों पर अगर ये सोचती है कि हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई मामला है। हमने बार बार कहा है कि हम चाहते हैं कि ये सरकार चले, बराबर 5 साल चले, क्योंकि इनको मैंडेट मिला है, हैवी मैंडेट मिला है। इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि वो डिलीवर भी करें। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे मेंबर्स ने कुछ बिल्स लाई हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडर है हमारे साथ बैठी है, हमारी बहन, वो भी फरमा रही थी कि पीडीपी ने उसको इंस्पायर होकर या वहां से कुछ चीजें निकालकर वो रेजोल्यूशन लाई है। चलिए ठीक है, अगर हमने यही समझा कि चलिए आपके इसमें था मैनिफेस्टो में कुछ चीजें हमने उस पर रेजोल्यूशन लाया, मेरे ख्याल में आपके लिए आसानियां पैदा होगी उस हमारे रेजोल्यूशन लाने से, और आपको इन रेजोल्यूशन का भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं फिर दोहराऊंगा, जो अभी चौधरी साहब ने पहले 370 के बारे में आपने एक सवाल पूछा था, मैं भूल गया उस पर रिएक्ट करना है। मैं आज श्यामलाल शर्मा को सुन रहा था जो आज असेंबली में तकरीर फरमाते, तो वो कह रहे थे कि हमने ये जी प्रोपगंडा किया जा रहा है, हमने 370 को नहीं हटाया। 370 में कुछ धाराएं ऐसी थी जो एंटी पीपल थे, उनको हटाया। ये आज शर्मा साहब असेंबली में अगर आपने सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने 370 में अगर कुछ धाराएं ऐसी हैं जो एंटी पीपल हैं, इसका फैसला कौन करेगा? यहाँ के लोग करेंगे कि ये दिल्ली में बैठकर लोग करेंगे कि क्या एंटी पीपल है और क्या प्रो पीपल है? इसका इख्तियार तो जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए था ना, कि कौन सी धाराएं रखनी है और कौन सी धाराएं हटानी है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करके जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को गुमराह किया गया है एब्रोगेशन के नाम पर। कभी कह रहे हैं 370 हमने गाड़ दिया, कभी कह रहे हैं 370 मौजूद है, 370 की धाराएं हटाई गई हैं। तो इस तरह का जब आप बात करेंगे, दूसरी बात यह कि इस पर रिएक्ट करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैनिफेस्टो में यह है
हम जब इलेक्शन लड़ने के लिए गए हमने कहा कि 370 और 35A को रिस्टोर करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी। हमें लोगों ने वो सपोर्ट नहीं दिया, लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने बेहतर समझा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से शायद इनसे ज्यादा मजबूत पार्टी या वो बेहतर तरीके से इसको रिस्टोर करवा सकते हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और इसमें यह डेमोक्रेसी है। कल हमारे पास राठौर साहब आप ये मानते हैं, राठौर साहब आप ये मानते हैं कि एनसी ने वोट लिया, लेकिन जो डिलीवर करना चाहिए था, जिन इश्यूज को लेकर के, सेंसिटिव इश्यूज को लेकर के पब्लिक के बीच में गए 370 और 35A को लेकर के, अब वो उससे मुंह मोड़ रहे हैं। आप ऐसा कहना चाहते हैं? वो तो हम डे फर्स्ट से कहते हैं कि जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, जो मॉरल ऑब्लिगेशन, मुझे पता है कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। मकसद विनोद जी का ये है कि एनसी और पीडीपी आपस में लड़िए, चले 2-3 बातें मैं कर ही दूंगा। देखिए, जहां तक उनके मैंडेट का ताल्लुक है, और आपको याद रखना चाहिए उनका मैंडेट सिर्फ इस मुद्दे पर आया है कि हम 370 और 35A को रेस्टोर करने के लिए हर मुमकिन हमारी कोशिश होगी और हम उसको रेस्टोर करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहसीत अपोजिशन, इरेस्पेक्टिव आपके हमारे पास कितने लोग हैं, उनको याद दिलाना और उनको ये कहना है कि चूंकि आपने इस मुद्दे पर इलेक्शन जीता है और इस मुद्दे पर सरकार बनाई है और आपको जो मैंडेट हैवी मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, तो आपको वो मेरे ख्याल में अगर हम याद दिलाते रहेंगे तो यह कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको डिस्टेबलाइज करने की तरफ नहीं देना चाहिए। चलिए नीलोफर जी, दो चीजें खुल करके सामने आती हैं। एक तो ये कि इन्होंने कहा कि आपने वोट मांगा जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर आपने सरेंडर केंद्र सरकार के सामने कर दिया। दूसरा, वाकई में इस तरह के मुद्दे लाना कि 13 जुलाई की छुट्टी को बहाल किया जाएगा, ये आपको नहीं लगता है डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? विनोद जी, मैं टिप्पणी करने से पहले कहना चाहूंगी, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला, मेरे हक में फैसला क्या देगा? ये 13 जुलाई ये जो 13 जुलाई कर रहे हैं, इनको कह दीजिए जब आप सरकार में थे, कोलिशन में थे, तब योम शोहदा तो इन्होंने मनाया नहीं, मज़ारे शोहदा पर ये गए नहीं, लोगों को जरासिम की तरह एक वो जेल में बंद करके रखा लोगों को, ताकि वहां पर लीडर्स जो है लीडरशिप ना जाए। इनको शायद भूल गया है, तब इनको 13 जुलाई का गलत इसका तकद्दुस जो था वो इनको याद नहीं रहा। नंबर एक जब भी हमारी सरकार थी हम वहां पर चले गए मजार पर। रही दूसरी बात, मॉरल ऑब्लिगेशन की ये बात कर रहे थे, इनको बोलिए मॉरल ऑब्लिगेशन की बात ये ना करे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ के लोगों से वोट लिया ये कहकर कि हम बीजेपी को टनल के पार रखेंगे, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन उस वक्त कहाँ गया था जब उन्होंने टनल के पार नहीं बल्कि इस पार बीजेपी को लाया उनसे हाथ मिलाकर। जबकि यहाँ की दूसरी जो जमातें थी, पार्टीज थी, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस था, उन्होंने उनसे ये कहा कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, मिनिस्ट्री बर्थ आपकी, हुकूमत आपकी, लेकिन जो हमारा ये है सपोर्ट हमारा रहेगा अनकंडीशनल। तब वो मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ गया था? तो जो ये मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ये चीजें उनको उस वक्त भी सोचनी चाहिए थी। जो ये इस वक्त लिकर बिल पर इतना शोर मचाते हैं, इनको बता दीजिए कि जो लिकर पॉलिसी थी ये किसने अमेंड की? ये इन्होंने अमेंड की। और उसके बाद वो एरियाज जो अनसर्व्ड थे, जहां पर कोई लाइसेंस नहीं मिला था, जहां लिकर शॉप नहीं थे, इन्हीं लोगों ने वहां पर वो बंटवाए लाइसेंस। और आज ये कहते भाई ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, वो दे दो, ये दे दो। ये तो लुट चुका, ये कारवां लुट चुका। उस वक्त जब ये बैठे थे उस वक्त मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ गया? अब मैं बात करूंगी, बीजेपी की सरकार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है हम पर तो चल रही है, लेकिन अब हम इतनी ही उम्मीद करते हैं डॉक्टर ताहिर से कि ये एक ही आवाज में हमारे साथ ये कहे कि स्टेटहुड भाई रेस्टोर करे। ये पीडीपी के हमारे कुछ चंद मेंबर जो हमारी असेंबली में बैठे हैं, सब मिलकर ये कहे कि हमें असेंबली जो स्टेटहुड है इसको रेस्टोर करें, ताकि जो चीजें, जो मुश्किलात हमें इस यूटी में आ रही हैं, बजट को आगे करने में आ रहा है आगे, लेकिन फिर लोगों तक फायदा पहुंचाने में बेहतर होगा कि वो हमारा जुरिस्डिक्शन का एरिया है वो बढ़ जाए,
जिन मुश्किलातों से 10 साल से लोग जूझ रहे हैं, उन मुश्किलातों में हम इकट्ठे लोगों को निकालकर कहीं ना कहीं तरक्की पर आगे लाए। युवा की तरफ हम सोचे, युवाओं को रोजगार फराहम करें, यहाँ के औरतों और बच्चों के लिए भी सोचे और हर सेक्टर के बारे में सोचे। जी राजीव जी, आपका क्या राय है? जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग अब ये भी कह रहे हैं, हालांकि बीच बीच में महाराजा हरि सिंह की वकालत भी बड़े करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए। देखिए विनोद जी, पहले तो मैं ताहिर जो अपने भाई हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी बात पे आऊंगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है या मतलब हर चीज मिल रही है। मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि सेंटर इनके पास है, ये हमें हमारे रिसोर्सेज, स्टेट हमारे रिसोर्सेज है, हमारे ही सब कुछ है, हमारे ही लोग हैं, हमें स्टेट क्यों नहीं दे रहे? और जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया था, तो अपना मैनिफेस्टो लागू क्यों नहीं करवा रहे? इन्होंने ही तो स्टेट हुड की बात की थी, मतलब स्टेट हुड हम देंगे, सुप्रीम कोर्ट में बोला जी हम देंगे, पार्लियामेंट में बोला, भाषणों में बोला, लेकिन मुझे बताओ आज तक इन्होंने हर जगह झूठ ही बोला, फिर आज तक स्टेट हुड क्यों नहीं मिली? और ये इलेक्शन भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कराए हैं, इन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं कराने थे। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ, जब रिसोर्सेज हमारे जगह हमारी हम ही लोग हैं, हमें ही क्यों ये तड़पा रहे हैं? पहले हमारा 2 हिस्से कर दिए स्टेट के, अब स्टेट हुड के लिए हमें तरसा रहे हैं, नौकरी वाले तरसा रहे हैं। यही समझ नहीं आता कि चीफ मिनिस्टर के पास पावर क्या और एलजी के पास क्या है। मतलब ये एक मतलब मजाक सा बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह करना है, अगर आपने यही एलजी और ये सिस्टम चलाना है, मिनिस्टरों के पास कोई पावर नहीं किसी के पास, और एलजी के साहब के पास पावर्स हैं, तो फिर एक काम करो, इसको बंद करो। ये खाम एमएलए पे खर्चा हो रहा है, मिनिस्टरों पे खर्चा हो रहा है, उनके पीए सिक्योरिटी, जब पावर ही कोई नहीं है तो घर बैठ के वो चला लेंगे अपना काम। क्यों इतना सरकारी टैक्स का खर्चा करना? मुझे ये समझाइए। जी डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। सलाम साहब, ऐसे नहीं होता, आपने तो अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था गांधी परिवार की तरह आप भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं मेरे को। मैं परेशान नहीं हूँ विनोद जी, जब एलजी साहब ने कल अपने जो प्रोसीडिंग जब स्टार्ट हुई है असेंबली की, और एलजी साहब ने भी ये बात कही कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, किसी को भी इस मुद्दे के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। पर मिलेगा कब? जब सबने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, कल एलजी साहब ने कह दिया, और रोज हम ये राग अलापना शुरू करते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मुझे लगता है कि सेंट्रल हाई कमांड और एलजी साहब सारी चीजों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिन अच्छे हैं, स्टेट का दर्जा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब जब कोई बात कहते हैं तो वो चीज पत्थर पे लकीर होती है। ये चीज कांग्रेस के लोग अच्छी तरह समझते हैं, और क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने पिछले 3 टर्म्स में प्रधानमंत्री साहब की हर बात को समझा है कि प्रधानमंत्री साहब ने जो जो कहा है वो किया है, लेकिन बदकिस्मती है लोगों की, रोज इस चीज की बात करते हैं। अब वहाँ राहुल गांधी साहब की बात करो, वो बातें रोज वही सेम बातें दोहराते हैं, वहां पे टाइम जाया करते हैं, यहाँ पे शराब साहब टाइम जाया कर रहे हैं। कोई नई बात करो, आगे की बात करो, कोई डेवलपमेंट की बात करो, सरकार की तारीफ करो कि उमर साहब ने ये काम अच्छा किया है, उमर साहब इस सिस्टम से चला रहे हैं और आने वाले दिन और अच्छे होंगे। तो आप हर चीज में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? हमें मालूम है कि आप लोग कमजोर हो, आप लोगों को हर जगह पे बार बार जीरो का सामना करना पड़ा है, जीरो की आपने हैट्रिक लगा दी पूरे देश में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव तरीके से कांग्रेस पार्टी चलेगी तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, अपोजिशन के लिए भी, देश के लिए भी, देश के आवाम के लिए भी। और देश का आवाम जो कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचता है तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा सोचना शुरू कर देगा। राठौर साहब, सवाल ये है कि विनोद जी एक सेकंड लूंगा, मैं ताहिर जी को बात बताऊं। ये जीरो की बात नहीं है, आप वोट परसेंटेज देखो। अगर आप जम्मू में इलेक्शन देखोगे, जहां ताहिर जी रहते हैं, वहां भी हमारा एक नया कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट ने 27,000 वोट लिया। वो 27,000 वोट ताहिर जी बीजेपी के खिलाफ ही लिया, यानी 27,000 लोगों ने आपको नापसंद किया। आप खुशियां नहीं मनाइए, आप नहीं, श्रीनगर में भी आपको शून्य मिलता है, श्रीनगर में भी आप नीलबटा सन्नाटा है। वो आपका बहुत अच्छा कैंडिडेट, बहुत पुराना कैंडिडेट और जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है जिसकी आप बात कर रहे हो। और नहीं, वो आरएसपुरा से लड़ा, वो दूसरे से लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, जो आपका एरिया है, वोट की कमी नहीं रही है।
पूरे जम्मू कश्मीर में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। इस चीज का भी आपको एहसास वोट की बात आप छोड़िए, लेकिन लोगों में हमारी रिजेक्शन नहीं है। ऐसा ना कहो कि नंबर 2 पार्टी पे तो हम ही हैं। आप बताइए। चलिए आपको मुबारक देते हैं हम, आपकी पार्टी आप वो जम्मू दिखाओगे, मैं श्रीनगर दिखाता हूँ, वहां भी आप 0 पे हैं। अच्छा, श्रीनगर में कितनी सीटें ली आपने, ये बताओ। ये सबको पता नहीं है। आप क्यों जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? राजीव जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। जब वो दिल्ली के जिलों की बात करते हैं तो आप कश्मीर के जिलों की बात करते हैं। मैं राठौर साहब की बात जानना चाहूँगा। राठौर साहब, नीलोफर जी ने क्लियर कट शब्दों में कहा है कि जब आपकी सरकार थी, आपने 13 जुलाई को शहीदी दिवस कभी नहीं मिलाया, और उस दौरान ये भी कहा कि आप लोगों को गिरफ्तार या हाउस अरेस्ट कर लेते रहे। मैंने अपने कमेंट में कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो मैनिफेस्टो को पूरा करें। मैं अपने शपथ वापस लेता हूं कि जिन लोगों के पास मॉरलिटी कोई चीज ही नहीं है तो उनसे मॉरलिटी की क्या उम्मीद रखना है। जहां तक नीलोफर जी के सवाल का ताल्लुक है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जब वो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा जी, इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप एक भी वाक़ा मुझे ये दिखाए एज चीफ मिनिस्टर या उसके बाद या उससे पहले कि वो मज़ार शोदा पर या मुफ्ती साहब मज़ार शोदा पर खराज तहसीन अदा करने के लिए ना गए हों। एक भी मौका मुझे दिखाए वो, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जी बीजेपी को लाया। 96 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा अटॉनमी के इस पर स्लोगन पर। लोगों से कहा कि ग्रेटर अटॉनमी लानी है, ग्रेटर अटॉनमी का रेजोल्यूशन पास किया, सेंटर में भेजा। इनके उमर साहब वहां मिनिस्टर थे, वहां पर जब रिजेक्ट हुआ, लेकिन उमर साहब ने रिजाइन नहीं किया प्रोटेस्ट में, फिर भी वो पीडीपी बीजेपी में मिनिस्टर रहे और हमें ताने दे रहे हैं। हमने जब सरकार बनाई बराबरी की बुनियाद पर बनाई, इन्होंने जब से मिनिस्ट्री ली और वो बीजेपी के कोटा से ले ली। 57 से आज तक जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के साथ हुआ ये उसके जिम्मेदार है। हमें आप मॉरलिटी बता रहे हैं, मैं ये नहीं बताना चाहता था। आज माह रमजान है, रोजे हैं, मैं बड़ा एहतियात करना चाहता था, लेकिन नीलोफर जी की भी मजबूरी है, क्या करें, उनको तो बात करनी है। मैं आपको बताऊं, जो कुछ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बीमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 47 से आज तक कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज न किया होता, जम्मू कश्मीर की यह हालत नहीं होती। आप देखें इनके कॉल ऑफ फायर में तजाद क्या है। जो लोग 370 पर मुझे लगता है नीलोफर जी से जवाब लेना चाहिए। वो आज स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या स्टेट भी नहीं होगा। अपनी तरफ से हर चंद को जितने भी शाल थे सारे के सारे दिल्ली ले गए, वहां पर उनको कहना है कि कुछ करो, मेहरबानी करो, हमारी चीज को देखो। हम आपका नीलोफर जी मुस्कुरा रही हैं। नीलोफर जी को नीलोफर जी मुस्कुरा रही है। नीलोफर जी, अगर इनका क्रक्स निकाला जाए तो राठौर साहब का कहना है कि 370 को डिलीट किया आपने, 370 विशेष दर्जे को डिलीट किया नेशनल कांफ्रेंस ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर काबिज रहने के लिए। रफीक साहब यही कहना चाहते हैं ना? चलिए नीलोफर जी, आपसे जवाब। जब हमने 2014 में हमारी सरकार थी, 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। इनके पूछे जब हमारी सरकार थी, चलिए नीलोफर के दौर में रफीक साहब नीलोफर से जवाब ले लेते हैं। चलिए नीलोफर जी से जवाब ले लेते हैं। राठौर साहब, रफीक साहब, नीलोफर जी से जवाब। बोलिए नीलोफर जी। बोलिए जी। मुझे लगता है राठौर साहब थोड़ा ये प्रिजर्व करे एनर्जी। अभी 6:30 बजने में काफी टाइम है, एनर्जी हमें रिजर्व रखनी चाहिए। जहाँ तक एक मिनट राठौर साहब अब मुझे बात करने दे दीजिए। आपने बहुत से मुद्दे उठाए, हालांकि वो रेलेवेंट है नहीं जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बोलने को तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये ब्लेम गेम जो है अपोजिशन में है। जो दीमक इनफैक्ट 2014 में लगा था जम्मू कश्मीर में, वो अब 3% रह गया है। तो उस दीमक को लोगों ने समझा है, तो ये दीमक ये 3% भी खत्म हो जाएगा। आप फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि अगर वो दीमक नहीं होता तो इस वाले इलेक्शन में शायद वो टनल के पार ये उस दीमक को
97% खत्म करने में कामयाब नहीं होते। तो लोग जो होते हैं, सरदारी जो होती है, लोगों के पास होती है। तो लोगों ने इस लायक समझा, तभी वो आज हुकूमत कर रहे हैं। रही बात जम्मू में लोग बैठे हुए थे, देखिए आज भी जम्मू में अक्सरियत जो है वो बीजेपी की है, लेकिन हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि हमने क्या किया, अपनी ही पार्टी का एक बंदा, एक शख्स, एक अच्छा डायनेमिक लीडर को उठाकर डिप्टी सीएम दे दिया। किस 1 मिनट आप बोलने दे दीजिए। मॉरलिटी नहीं, ये तो मॉरलिटी नहीं है। इसमें बात करके आप क्षमता रखिए सुनने की, आपको भी टाइम दे दिया जाएगा। मैं विनोद जी से गुजारिश करूंगी कि 3-4 मिनट उनको ज्यादा ही दे दीजिएगा, लेकिन ये सुन रहे आप मेरी। तो जिस की आप बात करते हैं, मुझे ये मॉरलिटी सिखाई गई है कि कोई बात करता है बीच में, ये मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सिखाया है, अपने पूर्वजों ने भी सिखाया है, इसलिए आराम से हम सुन लेंगे। रही बात को शॉल देने की, आप मुझे बताइए, आप जाएंगे प्रधानमंत्री के पास, आप उनको गुलदस्ता नहीं देंगे, शॉल नहीं देंगे, या जम्मू कश्मीर का कोई मोनूमेंट नहीं देंगे, तो क्या ये गलत है? उस जगह पर कोई भी बैठा होगा, हमारे प्रधानमंत्री है, तो हम उनको शॉल ओढ़ते हैं। आप गिनते रहिए, आप देखते रहिए, हिसाब कर दीजिए। जब आप लोग जाते थे, हमने तो इस गंदी सोच, छोटी सोच है कि इसका मुजाहरा नहीं किया। भाई आपने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता क्यों दिया, आपने उसको शॉल क्यों दिया, आपने बेस्ट शामियाना क्यों लगाया, आपने बेस्ट खाना सर्व क्यों किया? अरे हम मेहमान नवाज है, जम्मू कश्मीर इस चीज के लिए माना जाता है ग्लोबली। तो अब अगर हम अपने प्रधानमंत्री को या डिफेंस मिनिस्टर को या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उसको शॉल दे देते हैं, उसको चिनार का पत्ता देते हैं, कोई कालीन कोई उसको दे देगा, तो इसमें क्या गलत बात है? हो सकता है कल को आप ही प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि अगर रियासत से, यूटी से कोई सीएम आता है वो रेस्पेक्टेबली मेरे पास आ जाए? तो ये गलत सोच है। इस सोच को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने माइंड सेटअप को ठीक करना चाहिए। ये बिल्कुल इज्जत प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, ये हम जब हम प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, ये इंडिविजुअली हम नहीं करते, बल्कि पूरी रियासत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव वहां जाता है। तो आपको तो ये चीजें नहीं। राज साहब आपके पास आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास आता हूँ। पहले एक डॉक्टर साहब से बोलूँ, डॉक्टर साहब के बाद आप। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, मीर सैफुल्ला और नजीर कुरैशी ने पीओके में डेवलपमेंट का जिक्र किया है और कहा है कि वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, जम्मू कश्मीर में कम हुई है। ये एक इशू आज असेंबली में बना है। साहब, उन्होंने असेंबली के अंदर ये बात कही और बाहर आके इस बात से इनकार हो गए। जी, बाहर आके उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, ये है वो। फिर देश की तारीफ की जितने कसीदे उन्होंने बाहर पढ़े हैं वो सारे मीडिया ने देखे हैं। ये इनके अंदर की सोच है इन लीडर्स की, और बार बार इनको पाकिस्तान का प्यार याद आता है। नहीं डॉक्टर साहब, अकबर लोन का भी जिक्र होगा, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही डॉक्टर साहब अब तक? चलिए, डॉक्टर साहब का संपर्क कट गया हमसे। रफीक साहब को अवसर मिल गया है अपने बात करने का। जी रफीक साहब। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि जो आपने मीर सैफुल्ला साहब के बयान का जहां तक ताल्लुक है, अंदर उनने क्या कहा, बाहर क्या कहा, ये तो उनकी रीत रही है। यहाँ एक बात जम्मू में, एक बात दिल्ली में, एक बात अंदर, एक बात दूसरी। हालांकि मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखती। एक दिन वाजपेयी जी ने भी अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की सड़कें मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर ये बात कोई असेंबली में कह भी देता है तो मुझे नहीं लगता है ये कोई ऐसी बात है जिस पर बवाल होना चाहता है। लेकिन सैफुल्ला साहब ने बाहर जाकर कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ये इनकी रीत ही रही है। कल तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करने वाले आज कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होती। जो नीलोफर जी ने कहा कि शाल देना, जो नीलोफर जी ने कहा कि शाल देना कोई बुरी बात थोड़ी है, हम वैसे भी मेहमान नवाजी में नंबर 1 है। शालों पर एतराज नहीं है, शालों पर एतराज नहीं है, लेकिन आपकी नीयत पर एतराज है। अगर आपको बादल में भी सूरज दिखे और अगर आपको माइनस टेम्परेचर में भी गर्मी दिखे मोदी जी के आने से, तो ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी। आप समझे, आप बात ही करेंगे कि चलो फिर से जब अब तो ये हिपोक्रेसी है। अगर माइनस टेम्परेचर में भी आपको लगता है कि गर्मी है जी, बहुत गर्मी, अगर बादल में भी आपको लगता है कि सूर्य चमकता है क्योंकि मोदी जी आए हैं और उनकी याद में आपको बड़े बड़े कसीदे, तो लोग समझ रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है।
अब आपके मैनिफेस्टो में जितनी भी चीजें हैं, आपने चार महीनों से आप सरकार में हैं, आप लोगों को जवाब दीजिए कि आपने किया क्या है। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप रातों रात सारा कुछ कर दीजिए, लेकिन आपकी नीयत तो हो, आप पहला कदम तो लेने, आप वर्ल्ड कदम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन में कहा जब हम सरकार बनाएंगे सारे के सारे जो स्मार्ट मीटर में जेल में फेंकूंगा। आज कह रहे हैं कि सारे जम्मू कश्मीर में पहले स्मार्ट मीटर लगाओ। आप लोग आपसे पानी मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 साल का मैंडेट है। लोग आपसे बिजली मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 साल का मैंडेट है। लोग आपसे राशन मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 साल का मैंडेट है। तो क्या ये बिजली, ये पानी, ये राशन, ये गैस आप 5 साल के बाद लोगों को दे दोगे और कहोगे हमें 5 साल का मैंडेट है? इस तरह बातें नहीं होती है। जहां तक अगर तारीखी हकीकत में जाए तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, 47 से आज तक जिस तरह का नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो तरीकेकार रहा है, जिस तरह से इन्होंने नॉर्मलाइज किया सिचुएशन को, चाहे वो 47 हो, चाहे 53 हो, चाहे वो 75 हो, चाहे वो 96 हो, चाहे वो अब हो, हमेशा इनके तरीकेकार यह रहा है कि इन्होंने जितने भी इकदाम उठाए सेंटर ने, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने उसको नेशनल, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए रफीक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई है। और आज जो हम जिसका हम नतीजा देख रहे हैं, जो हमारे सामने सिचुएशन, रात साहब समय इजाजत नहीं दे रहा है और मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीलोफर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।